अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मंडे का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये दिन का हफ्ते का पहला दिन होता है और हम लोग जो है वो अपनी रूटीन में वापस आना शुरू कर रहे होते हैं। 2 दिन बहुत ज़्यादा हमने ऐसे गुजारे होते हैं कि रूटीन की किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते, चाहे सुबह उठना हो, नाश्ता करना हो। तो मंडे को जो है वो सूरत हाल थोड़ी है फेजेट सी होती है, क्योंकि आप उस रूटीन में से एग्जिट कर चुके होते हैं और अब एंट्री में थोड़ा वक्त लग रहा होता है। बहरहाल ज़ाहिर है, अगर ये रूटीन ना हो, फॉलो ना करनी पड़े और ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो तो ज़िंदगी बड़ी बेरंग सी हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी शुक्र, छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए। उनमें से ये भी है कि अल्लाह का शुक्र है आपकी कोई रूटीन है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, सुबह उठने का कोई टाइम है, उसके बाद उठने के बाद आपने कोई पर्पसफुल काम जो है वो करना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अब सर्दियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने अरूज पे आ चुकी हैं। आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है। अभी तक महकमा मौसमियात की जानिब से कोई ऐसी रिपोर्ट्स हमें नहीं आई कि बहुत जल्द जो है वो बारिश हो जाएगी या मौसम में कुछ तब्दीली आ जाएगी। तो ये जो सारी डस्ट है, इन मीनवाइल रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है, विच इज़ अ गुड थिंग कि वो अभी सर्दियों में हो रही है, ताकि हमें गर्मियों में बहुत प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए खड़े ना होना पड़े या बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। तो अच्छी चीज़ है कि वो सर्दियों में जो है वो शुरू हो गई। लेकिन स्टिल उन सारे एलिमेंट्स की वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो गर्दो गुबार ज़्यादा हो जाता है, हवा में जो है वो पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाती है और फिर उसी पॉल्यूटेड हवा को जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। तो आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वार्म फ्लूइड्स एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, उनका अगर आप इस्तेमाल करते रहें तो बड़े अच्छे असरात जो है वो आपकी ज़िंदगी में मुरतब होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह में हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि जब भी कोई टॉपिक हमारे सामने आता है या हमें उसके बारे में ब्रीफ किया जाता है तो मैं किसी एक साइड पे होती हूँ। या तो मैं किसी एक चीज़ को सपोर्ट कर रही होती हूँ, मर्दों को सपोर्ट कर रही होती हूँ, ख़वातीन को सपोर्ट कर रही होती हूँ, माओं को सपोर्ट कर रही होती हूँ। किसी न किसी एक साइड पर मेरा ध्यान होता है कि हाँ ये चीज़ जो है ना ये सही है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें अगर हम जेंडर की तरफ जाएँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसको सपोर्ट करना है या किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी बताएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से बात करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कुछ लोगों की नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग होती है, कुछ लोगों को जेंडर की वजह से कॉम्प्रोमाइजिंग बना दिया जाता है। ये तो लड़की है, इनको शुरू से सिखाना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करें ताकि ज़िंदगी में ये आगे जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके। मतलब तो यही बनता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो ख़वातीन को करने पड़ते हैं, लड़कियों को करने पड़ते हैं। सबसे मेजर जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो उनका शादी के बाद एक शिफ्ट आता है, जिसको हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी जो है वो बताया करती थी, मेरी मामा अक्सर कहा करती थी, लगता है ज़मीन ऊपर चली गई और आसमान नीचे आ गया है। तो बंदे को ऐसे लगता था कि ये ऐसे किताबी बातें, मुहावरा जो है वो बोले जा रहे हैं। लेकिन वाकई जब अपनी शादी होती है तो आपको पता लगता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आपको ये भूलना पड़ता है कि आपके घर में क्या हुआ करता था, आपके घर की क्या रूटीन थी, आपके घर के क्या नॉर्म्स थे, आपके घर की क्या वैल्यूज़ थी। और उन जिस घर में आप गए होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है, लेकिन डिफरेंट होता है। और उस घर की जो चीज़ें होती हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होते हैं, उनको आपको जो है वो अडाप्ट करना पड़ता है। कल ही हम ये बात कर रहे थे, घर में सारे बैठे हुए थे, मेरी जो मदर इन लॉ है, सिस्टर्स इन लॉ जो है वो सारी बैठी हुई थी और हम बात कर रहे थे कि
एक टाइम आता है फिर कि वो जो लड़की है वो उन जैसी हो जाती है जिनके घर वो शादी करके गई होती है, यानी कि वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस करके बदल चुकी होती है कि वो उनके रंग में ज़्यादा रंग चुकी होती है, ढल चुकी होती है और अपने घर वालों से वो डिफरेंट हो चुकी होती है। ऑन दी अदर, ये तो मैंने ख़वातीन की बात कर दी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मर्दों को देखें तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बट अगर हम इस तरह से देखें, मैं आपको निटी ग्रिटी चीज़ें बताना शुरू करूँ तो आपको पता लगेगा कि वो भी बेचारे कितनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कभी कभी उनका क्या क्या दिल करता होगा कि जो वो पैसा कमा रहे हैं अगर वो किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो पता नहीं उस पैसे से क्या क्या कर लेंगे, अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात होंगी जो पूरी कर लेंगे। लेकिन वो अपनी सारी ख्वाहिशात को पसे पुश डाल के एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि फाइनेंशियली उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर चलना है। तो वो सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, अपने सारे शौक छोड़ देते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोंट देते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुशी खुशी ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिस तरह से ख़वातीन कर रही होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये कहें कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी फादर्स जो है वो एक स्टेप डाउन चले जाते हैं, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि किसी दिन ऐसा ना हो कि ये जो है वो हमारे सामने आके खड़े हो जाए, हमें कुछ बोल दें तो फिर वो चीज़ ऐसी जगह पे चल जाए जहाँ से वापस ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब को भी इसमें इंक्लूड करेंगे और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, वो क्या समझती है, कौन से लोग जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या अच्छी चीज़ है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लें, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से, और ख़वातीन अपनी जगह बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और मर्द हज़रात अपनी जगह बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ज़िंदगी है ही कॉम्प्रोमाइज़ का नाम, लेकिन आपको क्या लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है, नहीं सही? उससे एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बिल्ड होता रहता है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को, उन चीज़ों को जिनको आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको आप पस डाल के और लोगों के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं, अपने जज्बात को पीछे छोड़ देते हैं और अपने ऊपर ज़ब्त करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों के अंदर एक बड़ी बिटरनेस आ जाती है और फिर कहते हैं कि जी अब तो ये बुज़ुर्ग हो गए, इनके अंदर बिटरनेस है। तो वो बिटरनेस की वजह ही ये होती है कि उन्होंने ज़िंदगी में लोगों के लिए इतना कुछ छोड़ा होता है कि फिर एक टाइम आता है कि वो मतलब उनके अंदर एक कड़वाहट सी पैदा हो जाती है। ज़ैनब की तरफ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगा कि आपके नाक जो है ओपन हुए, मेरा गला मेरे गले में वापस आ गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, सो नाइस ऑफ यू। ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक? मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा है जिनके अंदर एक बड़ी कड़वाहट सी होती है, उनके लहजे में एक होती है और फिर सब कहते हैं कि बुजुर्गी की वजह से है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं लोगों के लिए कि फिर उनके लिए वो, उनके अंदर वो एक कड़वाहट आ जाती है, एक काश होती है, एक पछतावा होता है। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी औलाद के लिए या लोगों के लिए या ससुराल वालों के लिए या मैके वालों के लिए या हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, ये सारी चीज़ें सही हैं? अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो फिर उसको दिल से अपना लें या करना नहीं चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैं कहती हूँ कि कंप्रोमाइज़ दो तरह के होते हैं। एक कंप्रोमाइज़ वो होता है जो हमने अपने घर में रह के जो रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है, और क्योंकि जिम्मेदारी हैं, उस जिम्मेदारियों को निभाना है हमने एंड अपने डेथ तक वो करना है। बिल्कुल। हाँ, बाकी ये कि जो दूसरे कंप्रोमाइज़ हैं, जो जिस तरह से मैं अब आपके साथ मिलती हूँ या मैं अब आसपास हमारी टीम है, हम इनके साथ मेरा जो रिलेशन है उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना, या मेरे फ्रेंड्स के साथ या मेरे जानने वालों, वो एक डिफरेंट है कंप्रोमाइज़। अच्छा, उसमें चॉइसेस हैं। ठीक है, अगर मैंने आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना है तो मैं 10th टाइम्स मैं कर लूँगी कंप्रोमाइज़, हाँ। लेकिन 11th टाइम मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। लेकिन घर वाला जो कंप्रोमाइज़ है वो मेरा आखिरी सांस तक चलना है। अच्छा, लेकिन चाहे वो बच्चों को लेके है, डोंट यू थिंक कि ये गिव एंड टेक भी होता है? बिल्कुल, कि अगर आप मेरे लिए एक दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और मैं आपके लिए 2 दफ़ा कर रही हूँ तो फिर आप मेरे लिए 3 दफ़ा भी कर लो। बिल्कुल। लेकिन एक टाइम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी को, जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते, बट दे आर कॉन्स्टेंटली
सकिंग योर एनर्जी, कि वो हाँ, कह रहे वो होते हैं कि बिल्कुल, तुम ही बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज करो, हम ना करें कुछ भी। अच्छा, उस रिलेशन पे मैं वही बात बोलूँगी कि वो रिलेशन ऐसा होता है कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हाँ। और मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, तो फिर मैं एक टाइम आएगा कि मैं बहुत पीछे चली जाऊँगी, मैं उस रिश्ते को छोड़ दूँगी। लेकिन अगर मैं उस रिश्ते में मेरा प्यार है और मैं उस रिश्ते को इश्क की हद तक रखती हूँ ना, तो मैं उसमें शायद मेरी अपनी लास्ट सांस से पहले तक मैं निभाने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर एक टाइम होगा मैं कहूँगी अब बस हो गई है, मैं फिर उससे पीछे हट जाऊँगी, चाहे मेरा दिल ना भी कर रहा हो उस रिश्ते को उससे पीछे हटने हाँ। का, लेकिन मैं पीछे हो जाऊँगी इस वजह से कि शायद मेरे पीछा हटना या थोड़ा सा रिलेशन में गैप आने का की वजह से क्या पता हमारे मसले हल हो जाएं। हाँ। क्या हम जो उस वक्त सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे कि सिचुएशन क्या है, कंप्रोमाइज़ कौन कर रहा है, या वो कर रहा है या मैं कर रही हूँ, शायद बेहतर हो जाए गैप लाने से। अगर तो बेहतर हो जाता है तो मैं उसको फिर कंटिन्यू कर लेती हूँ, और अगर बेहतर ना हो और फिर मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है या मुझे ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो फिर मैं उस रिलेशन को अल्लाह हाफ़िज़ कर देती हूँ। ये मेरा स्टांस है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब भी हम इस तरह से कोई अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप अप करते हैं या किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं कि बस अब नहीं हो पा रहा अब, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सबने किया है, सब करते आ रहे हैं, सब जो है इस तरह से बर्दाश्त करते हैं। फिर एक टाइम आता है जब आपकी भी सुनी जाती है, जब आप इतने ताकतवर हो जाते हैं कि फिर आपकी बात की ये भी वो बात वेटेज आप वो होती है। वाली बात करी है ना, वो जो मैंने बात की कि ये आप वो उस वाले कंप्रोमाइज़ की बात करी है जो शादीशुदा वाली लाइफ चल रही है। जी। उसमें ये है कि आपको स्टार्ट में तो आपने बहुत कंप्रोमाइज़ करना होता है, फिर एक टाइम आता है कि आप ही का टाइम होता है, वो आप ही ने राज करना होता है, क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता है कि वो पलट के आपको मिलता है। ये वो वाला कंप्रोमाइज़ है, और उस कंप्रोमाइज़ में फिर आपने ये समझ लिया होता है कि हाँ ये अब इसी तरह लाइफ गुजरनी है, आपने अपने आप को मना लिया होता है इस बात के लिए, यही है, यही सारी चीजें चलेंगी। तो ये वो वाला, मैंने जो पहले वाला कंप्रोमाइज किया बात की है, वो वाली है जो मेरी फ्रेंडशिप है या जो मेरा रोज जिनसे मिलना जुलना है, जो जिनसे मैं, ये मेरा घर से उससे रिलेट नहीं करती चीज। मतलब वो रिलेशनशिप्स नहीं है, आप ये कह सकते हो कि दिस इज योर चोजन फैमिली। वो लोग जो आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ आप अपना एक फैमिली का बॉन्ड बना लेते हो और उनके साथ आप वो लेके चलते हो। बिल्कुल ठीक हो गया। हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। आज हम अर्ली एजुकेशन बच्चों के उसके हवाले से बात करेंगे। जन्म क्या बना रही हो? अच्छा, मैं बता देती हूँ, जायदा आंटी की फरमाइश पे जो है आज मिक्स सब्जी बन रही है। बेहतरीन हो गया। ये असल में मैं ना इसलिए भी भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप रूम में पता होता है कि क्या बन रहा है। आज मैं कल से नहीं आपको बताऊंगी। नहीं, वहाँ पे मैं बेसब्री से पूछ लेती हूँ, बेसब्री में पूछ लेती हूँ और ज़ैनब वहीं पे बता देती है, और फिर मुझे लगता है कि शायद मैंने पूछ लिया तो मैं भूल चुकी होती हूँ कि मैंने नहीं पूछा। बेहतरीन हो गया ज़ैनब। इसके ऊपर कोई वो होगा नींबू जरा छिड़कने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिक्स सब्जी पे नींबू, है ना। अभी आपका गला ठीक हुआ है और आपने फिर से फरमाइशें शुरू कर दी। अभी थोड़ा ब्रेक करें। लेमन होने के बावजूद मैं आपको लेमन नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक है। हम जो अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, आज हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसे साल होते हैं कि उनके अंदर अगर आपके बच्चे की बुनियाद बन गई है, उसकी एक सिमत जो है वो मुतय्यन हो गई है, तो उसके बाद आगे जाके उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। बहुत सारे लोगों की अब ये रिसर्चेस भी आना शुरू हो गई हैं। हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की भी ये रिसर्चेस है कि आप अपने, बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों की जो है वो लेट एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखते हैं और पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं शुरू से ही। लेकिन अब रिसर्चेस ये आना शुरू हुई हैं कि अगर आपके बच्चे की अर्ली एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है तो आगे आपको पैसे बचा के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एकेडमिकली इतना एक्सेल कर चुका होगा कि उसको हर जगह पे जो है वो मेरिट पे, स्कॉलरशिप पे दाखिला मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपने इन्वेस्ट करनी है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से है। आज जिनको हमने अपने शो पे दावत दी है वो इसके एक्सपर्ट हैं, बहुत अरसे से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से काम कर रही हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस भी इसके हवाले से हासिल कर चुकी हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो की फैक्टर्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है जब हम बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से अप्लाई कर रहे हों, उसका स्कूल की सिलेक्शन कर रहे हों, और अगर हमें शुरू में लगे कि स्कूल अच्छा है और फिर बाद में वो बच्चा थोड़ा सेट भी हो जाए, लेकिन हमें लगे कि तालीम का या मैनरिज्म का वो मयार नहीं है जो होना चाहिए था, तो उस वक्त क्या करने की ज़रूरत जो है वो हमें होती है। हमारे साथ जी मौजूद है नौशीन खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
मुझे लगता है मैं यहाँ खड़ी खड़ी फ्रीज हो जाऊंगी जब तक हमारे गेस्ट जो है वो आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, प्लीज हैव अ सीट। आप बहुत Thank you अच्छी so लग much. रही हैं। Thank you सबसे so पहले तो much. थैंक यू Thank सो you. मच you हमारे so शो much. पे आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। Thank you. पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक नौशीन के कॉम्प्रोमाइज़ जो है इट्स अ गुड थिंग, करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उसे सच्चे दिल से करना चाहिए ताकि आपको रिग्रेट्स ना रहें। आप ये ना सोचें कि मैं ना करता तो आज मैं कुछ और होता, या मैं अपनी ख्वाहिशात ही पूरी कर लेता, क्योंकि लोग तो कभी भी आपसे खुश नहीं होते, चाहे आपकी फैमिली वाले हों चाहे बाहर वाले हों। एक्चुअली हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भी सबसे पहले रखना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रोमाइज़, आप एक लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मिस ज़ैनब कह रही थी कि आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, बट व्हेन यू सी दैट इट्स द लिमिट, आप इससे आगे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को डैमेज करते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे आपको थोड़ा स्टेप बैक होने की ज़रूरत है। आपको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, दिस थिंग इज़ नॉट टॉलरेटेबल। आप एक लेवल तक इसको जाएं। कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट एक लेवल पे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये कैसे पता लगेगा कि दिस इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई कॉम्प्रोमाइज़, इससे आगे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कहीं करना है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से। मैं पूछ रही थी कि कौन सी वो स्टेज आती है जिसमें आपको लगता है कि बस अब इसके बाद जो है ये मेरी हद हो चुकी है, इसके बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब आपको दूसरों की कई भी बातें अपने ऊपर इफ़ेक्ट करने लगें, एज़ लॉन्ग एज़ आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, आप उनकी बातों को बार बार सोच रहे हैं, नहीं उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, हाँ। मेरी तो इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तो कुछ अच्छे के लिए करना चाह रही थी, उसने वापस से मुझे क्यों इस तरह। जब आप इस तरह के इमोशंस में से गुजरते हैं तो आप अपनी सेल्फ को डैमेज करते हैं। आप फिर उसके साथ आपका रिलेशन नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बाकियों के साथ भी ख़राब होने लगता है, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग नॉर्मल। आपको उनकी चीज़ आपको प्रेशराइज करिए, टॉर्चर करिए, तो वो एक लिमिट है जहाँ पे आपको लगना चाहिए लाइन कि ड्रॉ नहीं, कर लेनी हाँ, चाहिए। मतलब नहीं, ये चीज़ मुझे इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है नौशीन। मुझे बताएं कि जब हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि ये हमें देखना चाहिए। आप क्या बताती हैं कि क्या 3 की चीज़ें हैं, की पॉइंटर्स हैं जो हमने देखने हैं अपने बच्चे को किसी भी जगह पे, किसी भी इदारे में दाखिल कराते हुए, कि उसके जो अर्ली ईयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है? ठीक है, जब आप स्टेप करते हैं आउट अपने बच्चे के लिए, स्कूल अच्छा तलाश करने के लिए, तो आपको चाहिए एक सबसे पहले सेफ़ एनवायरनमेंट देखें। सेफ़ एनवायरनमेंट क्या होगा? जहाँ पे आपके बच्चे को ये महसूस करवाया जाए कि नो, यू आर वेरी स्पेशल टू अस, आप हमारे लिए बहुत लव्ड वन है। आपका जो 3 साल का बच्चा है वो बड़ा पैम्पर्ड होके घर से निकलता है, अपनी माँ की गोद से निकलता है, तो उसको वहाँ पे जाके एक बहुत स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो आपने सबसे पहले एक सेफ़ एनवायरनमेंट देखना है, एंड देन ऑफ कोर्स क्वालिफाइड स्टाफ। आजकल हमारे पास जो अर्ली ईयर्स की टीचर्स हैं, वी आर वर्किंग ऑन देयर ट्रेनिंग्स एज वेल। हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि यू शुड नॉट लुक लाइक अ नॉर्मल टीचर। अर्ली ईयर्स का टीचर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने एक नेशन बिल्ड करनी है। ये 3 साल बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आपको एक क्वालिफाइड टीचर की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल की टीचर्स में अपीयरेंस वाइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज है, बड़ी अच्छी दिखती हैं, बड़ा अच्छा अपने आप को कैरी किया हुआ होता है। हमारे ज़माने की टीचर्स का पूछना भी मन की कैसी होती थी, वो जो कोई अच्छी दिखती थी वो हमें आज तक याद है, और जो अच्छी नहीं दिखती थी वो भी हमें आज तक याद है। और कुछ टीचर्स तो ऐसे थे जिनको लगता था कि लोशन क्या चीज़ है इनको नहीं पता सर्दियों में, इतना वो नॉन सीरियस बिहेवियर के साथ आई हुई होती थी। बट उस टाइम पे जो है वो सिर्फ एक चीज़ होती थी, पढ़ाना पढ़ाना और पढ़ाना, जो किताब में लिखा है बस वो इनको रटा दो, और कोई मकसद नहीं होता था। अब जो है वो और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्टिल हम कहीं ना कहीं तो लैक कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम बच्चों को देखें तो मैनरिज्म उनसे कहीं दूर जाता जा रहा है, जो कभी करीब नहीं आ रहा। तो कहाँ पे लैक जो है वो कहाँ पे हो रहा है? लैक यहाँ पे हो रहा है कि हम बच्चों के लेवल पे नहीं जाके उन्हें सुन रहे, हम बच्चों के इमोशंस पे काम नहीं कर रहे।
दिस इज़ द थिंग कि हमें बच्चों को सुनना है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हाउ दे वांट टू लर्न। पिछले ज़माने में होता था हमारे पास सेट रूटीन्स पैटर्न्स होते थे, हमें ये करवाना है, लेकिन अभी हर बच्चे की पेस डिफरेंट है, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। हमें हर बच्चे के लेवल पे जाके देखना है कि अभी इस टाइम इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये वाला लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट अगर हम इस 21st सेंचुरी स्किल्स में ये चीज़ हम आती है कि अगर हम ये चीज़ अडॉप्ट करेंगे, हमारे बच्चे की पेस क्या है, तो वो आपको एक अच्छा टीचर भी बनाएगा। बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी रीज़न आप सबको पता है कि मैं कुछ ऐसे बात ज़ाहिर है इन लाइंस पे सोचना शुरू कर दूंगी कि अपने बच्चे को कहाँ दाखिल कराना है और क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है। वो सारे सवाल हम पूछते रहेंगे, लेकिन अभी ज़ायदा आंटी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग हलीमा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे बताएं, पैक करा के भेजें चकवाल हम? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपका बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हांडी बनाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आप नाराज ना हो जाए, तो जल्द से सुन लिया बना दो। जब मैंने सुना कि ज़ैनब मेरी फरमाइश पे बना रही हूँ, मैं तो बस टीवी के आगे ही बैठ गई हूँ। मैंने कहा मैंने हिलना नहीं यहाँ से। चलें बस ठीक है। अच्छा, आपने एंड तक देखना है कि क्या रिजल्ट निकलता है सब्जी का, और आपने पूरे इंग्रेडिएंट बताने हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाई है और क्या क्या डाला है और कितना कितना डाला है, ताकि मैं घर बनाऊं। मुझे बताएं आपके घर में कितने अफराद हैं? हम माशाल्लाह 8-9 बंदे हैं। बस उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ खाना, तो क्वांटिटी आपको बिल्कुल बराबर पता लगेगी। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू। इतनी सर्दी में आप आई हमारे लिए, शो कर रही हैं ज़ैनब आप और हलीमा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हलीमा की तबीयत आज ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, आप लोग मिक्स सब्जी के पराठे खाते हैं? हम तो एक दफा है ना, हम तो एक दफा मिक्स सब्जी खाते हैं, फिर जब वो बच जाती है फिर हम उसे पराठे में डाल डाल के खाते हैं। और सेम यही प्रोसेस होता है। और साग के पराठे भी बनाते हैं, साग बना के उसके पहले खाया जाता है, फिर उसके पराठे बनाए जाते हैं। या आप यकीन करें, 2-3 दिन पहले ना मैंने अपनी बहन के बेटे से पूछा, मेरे ख्याल से 7-8 साल का है दाऊद, तो मैंने उससे पूछा आज आपने सुबह नाश्ता क्या किया था, तो उसने आगे से मुझे कहा कल का बच्चा हुआ साग और पराठा। तो इधर उधर जो आंटियां बैठी हुई थी ना, वो हैरान रह गई ज़ैनब कि ये बच्चा साग खाता है, इसको मतलब पता है कि साग क्या है। मैंने कहा जाहिर है जो खिलाते हैं फिर लोगों को पता लग जाता है। जी 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 ज़ायदा आंटी, ये हमाइयों को तो हम मिस कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी हमें मिस कर रहा होगा। आज मिक्स सब्जी बन रही है, वो मिस कर रहा होगा यकीनन। आज मिक्स सब्जी बन रही है या नहीं, वैसे वो मिक्स सब्जी को शायद मिस ना करे। वो अगर यहाँ होता भी ना तो उससे ज़ैनब को इतनी बातें सुना दी थी कि क्यों बनाई है सब्जी, उसको और आगे से ये कहना था कि मुर्गी आज नहीं मिली तुम्हें? आज नहीं मिली थी मुर्गी। अच्छा ज़ायदा आंटी, कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में क्या सोचती है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए? बेटा, हमने तो जो आधी लाइफ कॉम्प्रोमाइज में गुजार दी है, तो आजकल की लड़कियां बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। करना चाहिए, जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सके करना चाहिए। ये किन लड़कियों के साथ आपके रवाबित है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? हमसे मिले आप। यही बात है, आपसे भी मिले, अपने हमारे घर में भी है। बस आजकल जो पढ़ लिख गई है ना बच्चियाँ, वो कहती हैं हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम क्यों करें ऐसे। ज़ायदा आंटी, हम कर, आपको क्या लगता है हम नहीं कर रहे कॉम्प्रोमाइज? हम कर रहे हैं। कर रही हैं आप, तो कर रही हैं, आपका तो नजर आ रहा है कर रही हैं। ज़ैनब का भी आ रहा है नजर, नहीं आ रहा है कि नहीं? ज़ैनब का भी बहुत आ रहा है। मैं सोचती हूँ ज़ैनब यहाँ भी आती है, फिर वो घर भी जाके सारा मैनेज कर रही है, और मैं अपने घर में बैठ के आपका शो भी देख रही हूँ, पूरा घर मैनेज कर रही हूँ। आपको पता है इतना बर्डन होता है हाउस वाइफ पे, और घर के काम करने और घर को संभालना, सही कह रही है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत और आपकी जो गेस्ट आई है ये भी तो कम्प्रोमाइज कर ही रही है ना, ये भी आई है, शो कर रही है, फिर घर जाएंगे, इन्होंने भी अपने घर को देखना होगा, तो कर रही है। जिन्होंने करना है वो कर रही, जो नहीं करती तो वो उसमें आपको क्या बताऊं, वो नहीं करती। नहीं, बता दे आज, जिसको पॉइंट आउट करके आप बता रही हैं उसका नाम भी ले दे आज। मैं कहती हूँ बेटा, मैं नाम नहीं ले सकती, मैं इस फेज से गुजरी हूँ ना, तब बता रही हूँ। मेरे साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। अल्लाह करे कि हम सबको ऐसे लोग मिले, हमारा उन लोगों से वास्ता पड़े जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है और जो मोहब्बत के रिश्ते कायम रखने वाले हैं। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया ज़ायदा आंटी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा नौशीन, आप कह रही थी पेस जो है हर बच्चे की डिफरेंट होती है। मुझे बताएं कि
अगर हम आज से 10 साल पहले 15 साल पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि पेस डिफरेंट है, हर बच्चे को आपने डिफरेंट तरीके से डील करना है। लेकिन अगेन अगर मैं मैनरिज्म की बात करूं तो पहले मैनरिज्म ज़्यादा था। आजकल हम बच्चों को इतनी अहमियत देते हैं, उसके बावजूद उनके अंदर वो मैनरिज्म नहीं आ रहा, वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को जिससे हम उनसे बेटा करके अच्छी तरह से बात करते हैं। वो आगे से कहते हैं हाँ ये तो आपकी ड्यूटी है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमसे अच्छी तरह बात करें, हम ये डिज़र्व करते हैं। पहले इतना एक्सपोजर नहीं था। हमारी जो फैमिली मेम्बर्स थे या आप देखें हमारे जो पड़ोसी थे, हमारे घर पे जो लोग आते थे, दे लव्ड अस इक्वली लाइक आवर पेरेंट्स। वो हमें बिल्कुल हमारे माँ बाप की तरह, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे और हमें उनसे कोई इतनी वो डर खौफ भी नहीं होता था। तो ऑटोमेटिकली हमारा उनके साथ वैसा ही रिलेशन बिल्ड होता था जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करते थे। लेकिन आजकल हमारा जो ये सोशल एनवायरनमेंट है, पीपल बुली अस। आपके बच्चों को भी करते हैं, बड़ों को भी करते हैं, बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ स्पंज। आपने आप उनको ये नहीं कह सकते आपने ये अच्छी चीज़ पॉजिटिव चीज़ लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। आपके जो एक्सपोजर है उससे हमारे बच्चे चेंज हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि हमें उनको सुनना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको बताना है कि राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे मजीद बातें करेंगे इस हवाले से। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से बात करें। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नौशीन, हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे कि पहले के टाइम पे जितने भी फैक्टर्स थे, जितने भी लोग थे, कहा जाता है ना पूरा विलेज जो है वो दरकार है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करने के लिए, ये एक इंसान का काम नहीं है। लेकिन वो जितने भी फैक्टर्स थे वो सेम पेज पे होते थे। नानी हो, दादी हो, खाला हो, भुप्पी हो, वो सब बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे होते थे। आजकल हमने देखा है कि एक उल्टी हवा चल पड़ी है कि अच्छा सिखाने वाले लोग कम हैं और बुरा इम्पैक्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। और जाहिर है जो चीज़ बुरी होती है वो ज़रा कैची भी होती है तो उसकी तरफ बच्चे चल जाते हैं। उन सारे ऑड्स के होते हुए आजकल परवरिश करना बड़ा मुश्किल हो गया। व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से किया जा सकता है? इन सब चीज़ों को लेके तो साथ में चलना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक आइलैंड पे चले जाएं, अपने बच्चे की परवरिश करना शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों की मौजूदगी में बेहतरीन परवरिश कैसे की जा सकती है? ये ऐसा ही है जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना, वो हमें खुद से बच्चों को बताना है। हमें उनको गुड एंड बैड का डिफरेंस बताना है। सबसे पहले ये एक माँ की जिम्मेदारी है। देखें, बच्चा माँ के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली भी कनेक्ट होता है। आप जो बात कहते हैं सबसे ज़्यादा वो आपकी बात सुनता है। तो आपने उसको बताना है कि ये चीज़ें आपको सोसाइटी में मिलेंगी, आपके घर में भी मिलेंगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि इसमें से पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है। अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये क्या होगा, और नेगेटिव लेके चलेंगे तो क्या होगा। अगर हम अपब्रिंगिंग बच्चे की शुरू से ही ऐसे करें तो वो हर स्टेप लेते हुए एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिल्कुल। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज एन अर्ली एज टीचर उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि व्हेन दे कम्स टू यू, तो आप वो मदर का जो उसके साथ कनेक्शन है ना, बिल्कुल उसको सही रखें। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि सच बोलना बच्चों के साथ और उनको सच सच बात सही कम्युनिकेट करना ये कितना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेके मिल जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। बच्चों से सच बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर बच्चे पूछें किसी चीज़ के बारे में तो उनको कोई स्टोरी टेलिंग के तौर पे कुछ और बताना शुरू कर देते हैं। नहीं बेटे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, और फिर कहा जाता है कि अभी इनकी एज नहीं है, अभी इनको समझ में नहीं आएगी। क्या बच्चों को इतना अंडर एस्टिमेट करना कि इनको समझ में नहीं आएगा या इनको डराओ नहीं? फॉर सपोज जैसे मैं अपनी बेटी को कोई खाने पीने की चीज़ नीचे फेंकने पे अभी से कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ नाराज़ होंगे, कहेंगे खदीजा को इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं खाने के लिए और ये नीचे फेंक रही है। तो अब आपने खाने की कोई जो मर्जी टॉय फेंक दें कुछ भी, लेकिन खाने पीने की कोई चीज़ आपने नीचे नहीं फेंकी। लेकिन मुझे फिर आगे से ऑपोजिशन ये मिलती है कि अभी से इस तरह कह रही हो, अभी से डरा रही हो, अभी कोई और स्टोरी बना के बता दो, अभी इसकी बहुत उम्र रहती है। क्या बच्चों से सच बोलना और बहुत जल्दी उनको समझाना शुरू कर देना ये गलत है या नहीं? आपको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इस तरह से बोलते हैं उनके बच्चे सबसे जल्दी समझना शुरू कर देते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? आप ये चीज़ मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो आपके अर्ली ईयर्स होते हैं ना, उसमें आप 5 साल तक आपका जो ब्रेन है वो 90% डेवलप हो चुका होता है जी। उसके बाद आप सिर्फ उसको मैच्योर करते हैं अपनी लर्निंग को। जो भी लर्निंग आपने करनी है वो इसीलिए अर्ली ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप 90% तक अपनी लर्निंग या जो चीज़ें आपने इन्वायरमेंट से ग्रैस्प करनी है वो आप कर चुके होते हैं। तो अब अगर आप इनिशियली बच्चे को ये बताना शुरू करेंगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपका बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, समझने के लिए अभी फुली प्रिपेयर्ड है। और जहाँ तक आपने बात की सच की, तो देखें सच ये नहीं है मैं बोलूँ नहीं सच बोलना बहुत अच्छी बात है, ये स्टोरी सुना दी। दे सी व्हाट वी आर डूइंग इन आवर डेली लाइफ। जैसे बाहर बेल बजी, बाबा घर पे हैं, नहीं बता दो बाबा घर पे नहीं है, तो आप क्या बता रहे हैं कि ये काम इस तरह से भी हो सकता है। तो वट एवर यू आर टीचिंग योर किड, आपको अपनी डेली लाइफ में वो करना है, रोल मॉडल के तौर पे करना है। तो आपने सिर्फ सच बोलना सिखाना नहीं है, खुद भी सच बोलना है। अगर आप सच बोलेंगे तो बच्चे सच बोलना सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से। आप लोगों की भी कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। नौशीन, जब भी हम छोटे बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो जिस तरह शुरू में मैंने कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उस टाइम पे करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हमारा मुल्क भी किस तरह का इकनॉमिकल सिचुएशन से जो है वो गुजरता रहता है कि हम लोग उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक, किन किन चीज़ों की अहमियत है? और अगर कोई छोटा सेटअप भी हो, कोई छोटा स्कूल भी हो, तो वहाँ पे टीचर के अलावा आप और क्या क्या चीज़ें देखें जिससे आपको लगे कि जी ये स्कूल ठीक है मेरे बच्चे के लिए, चाहे थोड़े से पैसे इसके ज़्यादा भी हैं। हम एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद मैं ये सवाल पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हमारे दोस्त कैसे हैं? हमारे जिस साथी कैसे बातचीत हो रही है उनसे आपकी? मेरी बातचीत हो रही है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर कुछ ऐसे बाद उनको 1-2 दिन बाद मैसेज करके पूछती हूँ आप कब आएंगे। क्योंकि थोड़े दिन रहने दे। हाँ, लेकिन वो ना एक्चुअली कोई टेंटेटिव डेट बता के नहीं गए हुए, तो हम सारे अभी उस सिचुएशन में है कि कब आएगा ये एटलीस्ट बता ही दे के कब आएगा। तो वो उस 15 दिन तो लगेंगे ना, उसके बाद जब अपने शहर से निकलेगा तो आप लोग सब याद आएंगे, फिक्र नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात होगी। देखिए बात ये है कि मैं जो देख रहा हूँ ना बच्चों में, मैं खुद भी ज़ाहिर सोशली इंटैक्ट रहता हूँ लोगों के साथ। एक्चुअली हम लोग ने ना बच्चों को कार्टूनों के हवाले कर दिया है। बच्चा पैदा होता है ना, थोड़े देर उसको स्क्रीन दे देते हैं, वो अम्मा जो उसको कार्टून में लगा देती है। अब वो जो कुछ चीज रखा होता है कार्टून, मतलब आप यकीन करें, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, हमारी एक जानने वाली उनकी बेटी के साथ यही बात ना, उन्होंने कार्टून के हवाले कर दिया कि वो मैंने जो साइकियाट्रिस्ट के पास गई तो उसने कहा कि भाई आप इसको कार्टून से निकालिए, कार्टून की जबान समझती है, जो ये बोल रही है ना यही समझती है, आपकी बात नहीं समझती क्योंकि आपने इनसे बात की नहीं पूरी तरह नहीं। तो
एक तो अर्ली एजुकेशन के लिए हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमने जो गैजेट्स बच्चों को दे दिए वो उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते बेसिकली, हमें खुद उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो यकीनन माँ बाप को इस नए दौर की जनरेशन को सिखाने के लिए अपने आप को भी एजुकेट करने की बेइंतहा जरूरत है। बिल्कुल। और मैं ये भी बात कहूंगा, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में ये भी बात करना जरूर चाहूंगा कि हलीमा आप ये जरूर किया, क्योंकि दुनिया भर में रेगुलेशंस बन रही हैं बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने के लिए। बिल्कुल। कल ईयू ने यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन ने एक बाकायदा उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली है कि तमाम जितने ईयू की कंट्रीज हैं उसमें 16 साल से कानूनी तौर पे बैन कर दिया जाएगा कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बच्चे नहीं बना सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी लेजिस्लेशन ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन वगैरह में हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि आप जब उनको हवाले कर देते ना तो आप खुद नहीं कुछ सिखा रहे थे, वो तो जो कुछ सीख रहा होता उससे सीख रहा होता, क्या सीख रहा होता आपको पता ही नहीं होता। इसके बहुत बड़े कसूरवार माँ बाप हैं, उनको ये समझना चाहिए। मेरा सवाल इनसे ये है कि देखिए हम बहुत बच्चा कोई गैजेट चला रहा था बहुत स्मार्ट, मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है, मेरा फलाना दिमाग है, लेकिन जब वो एक बेसिकली ना वो एथिकल वैल्यू सीख रहा होता है ना कोई प्रॉपर एजुकेशन सीख रहा होता है, तो इस चीज को आप कैसे लेती हैं? क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के हवाले हमने गैजेट्स कर दिए हैं। तो ये गुड, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं याहिया। मेरा इसमें एक जो इनपुट है ना, मुझे लगता है कि इन चीज़ों से दूर तो बच्चों को रखना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वो ना एक दूसरे की मिसालें देना शुरू हो जाते हैं। फ़लाँ के पास भी है, फ़लाँ के पास भी है, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते इसलिए आपने हमें नहीं लेके दिया। मुझे लगता है बेशक आप उनको चलें एट टाइम्स गैजेट्स अलाउ कर दे। बहुत छोटे बच्चों की तो मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप उनको अलाउ कर दे। बट मुझे ये लगता है कि शेयर्ड गैजेट्स होने चाहिए। हमें भी टीवी देखना अलाउड था, लेकिन वो टीवी कहाँ पड़ा होता था? हमारे पड़ा हुआ होता था वो लाउंज में। हमें ये डर होता था कि हमने कोई ऐसा म्यूज़िकल चैनल लगा लिया या उस पर कोई ऐसा गाना हमने सुनना शुरू कर दिया जो हमें बड़ा पसंद है, लेकिन उसकी वीडियो थोड़ी नाजेबा है, तो मामा जब किचन में जाएंगी और वो देखेंगी मुड़ के ये क्या देख रहे हैं, तो वो नज़रों से ही ना वो मार देंगी कि ये क्या आप देख रहे हैं। आजकल के बच्चे के पास वो इतना सा फ़ोन है, वो यहाँ उसने रखा हुआ है और माँ बाप को नहीं पता, और जैसे ही वो करीब आएंगे तो वो उसको चेंज कर देगा कि मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर नहीं आपका गुजारा हो रहा ना, तो आप उनको टीवी अलाउ कर दें, और वो टीवी जो ऐसी किसी जगह पे पड़ा हो जिसके अंदर सर्वेलेंस जो है, उनको डर हो कि कोई देख ले अगर कि हम क्या देख रहे हैं, हम रील पे क्या देख रहे हैं, तो आगे से हमें डांट पड़ जाएगी। एटलीस्ट ये तो हम कर ही सकते हैं सर। हम अर्ली जो चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, जो याहिया का पॉइंट है, पहले तो उनका जवाब दे दें, उसके बाद फिर मैं अपने सवाल की तरफ वापस बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल एक ठीक बात की कि हमने बच्चों को सोशल मीडिया के हवाले कर दिया है। हमने पहले भी बात की कि बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं, वो नहीं करते जो आप उनको बताते हैं। तो जब वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं चीज़ें, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आती हैं जो कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सीखते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा, आप पहली बात है, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हम गैजेट दे रहे हैं तो हमें उसके साथ बैठ भी जाना चाहिए। थोड़ा सा बैठ के हम देखें वो क्या देख रहा है, उसमें से हम उनको पॉइंट्स बताएं कि ये देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपकी नज़र रहे बच्चे पे। इसमें भी मैं एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगी क्योंकि हमारी मदर्स जो हैं वो घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, किचन में भी जाना है, कोई आ रहा है उसको भी देखना है, तो हमें थोड़ा सा टाइम मदर को भी देना चाहिए। इफ़ यू आर लिविंग सेपरेटली तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो मदर को भी एक ब्रेक चाहिए अपने बच्चे को देखने के लिए। देखिए, परवरिश ओवरनाइट नहीं होती है, आपको टाइम देना है, इन्वेस्ट करना है। तो अगर मदर कहीं बिजी है तो इट्स नॉट द होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर। आप उसको शेयर कर सकते हैं फादर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, इवन आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ, लेकिन आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहना है। अच्छा, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग यहाँ पे हमेशा शेयर करते हैं। एक दफ़ा कुछ इस तरह का हुआ, उस वक्त खदीजा छोटी थी, तो मैंने कहा कि मैं ये इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मैं फ़लानी चीज़ में मसरूफ़ थी। मैंने किसी घर के काम का जिक्र किया, तो मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि वो काम तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी इस बच्चे की अपब्रिंगिंग है, बाकी हर चीज़ सेकेंडरी है। खाना नहीं बना होगा, कपड़े नहीं धुले होंगे, इस्त्री नहीं होंगे, मैं हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। इवन हम दोनों हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन जिस चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे वो ये है कि इस बच्चे की हर जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको भी ये लगता है कि आप घर के कामों की वजह से आपकी जो बीवी हैं वो टाइम नहीं दे पा रही बच्चे को, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। ज़ैनब, आपके बच्चे भी उम्र के इस हिस्से में है, मैं चाहती हूँ आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, क्योंकि टीन एज एक वैसी बड़ी ख़तरनाक उम्र होती है, उसमें जो है बच्चा आगे से
जवाब भी देना जवाब शुरू कर देते हैं और चीज़ें भी। आप कैसे उनको हैंडल करती हैं? उनके जितने भी बच्चे मैंने आजकल देखे हैं उनके मुकाबले में आपके बच्चे बहुत बदतमीज़, तहजीब वाले, समझने वाले, आप मना करें तो रुक जाने वाले, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर हैं। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं? अच्छा, ये मंसूर भाई वाली बात जो है ना वो उस्ताद भी करते हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे एक टाइम की तो कोई बात नहीं, लेकिन इब्राहिम और आयत के एक तो कपड़े बेहतरीन पहने हुए हो, सुबह चेंज हो, साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ, और टाइम से वो सो रहे हो, पढ़ाई हो रही हो, सब चीज़ें हो रही हो, तो बाकी काम तुम बाद में कर लेना, वो इतने ज़रूरी नहीं है। ये बात तो साथ भी कहता है। दूसरा ये कि मैंने उनका एक टाइम सेट किया हुआ है। अगर कहीं अच्छा वो टाइम इस तरह से सेट है कि अगर मैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, अगर मैंने वहाँ पे थोड़ी सी देरी कर दी ना, उनका पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। तो वो मेरे उस पे होता है कि अगर मैंने 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे ही उठूंगी, ताकि जो मेरे बच्चों का टाइम टेबल है ना वो उसी तरह एक्यूरेट चलता है। ज़ैनब, आयत कितने साल की है? आयत 11 साल की है और इब्राहिम अभी 10 साल का होने वाला है। माशाल्लाह। मैंने ये पूछा, मुझे तो पता था लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पूछा है। मुझे बताएं कि उनके पास सेपरेट गैजेट्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जो गैजेट है, जैसे हमने टैबलेट रखा हुआ है, वो टैबलेट भी नहीं है ना? टैबलेट नहीं है, सेपरेट नहीं है, दोनों का तो है ही नहीं, अलग-अलग वाला सिस्टम है ही नहीं, मोबाइल भी नहीं है। और जो टैबलेट है वो भी स्कूल की वजह से है। अच्छा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि टीम्स एक ऐप है, वहाँ पे आयत का होमवर्क आता है, ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, तो हमें ऐसी एक चीज़ चाहिए होती है। और दूसरा ये कि उस पर एक टाइम है, वो हमने टाइमर लगाया हुआ है, वो उसके बाद वो लॉक हो जाता है। तो वो दोनों को पता है कि अगर वो 2 घंटे का टाइमर है ना, 2 घंटे बाद उससे बंद, 1 घंटा आयत ने खेलना है, 1 घंटा इब्राहिम ने, और वो हमें पता है वो क्या गेम्स खेल रहे हैं। हाँ। यूट्यूब अलाउ नहीं है उन्हें, और यूट्यूब पे अगर तो वो कुछ देखते हैं तो वो हमारे मोबाइल पे आता है, हिस्ट्री आ जाती है कि अच्छा इसने ये देखा है। तो अगर तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली, फिर हम उनसे बैठ के बात करते हैं कि ऐसा क्या था, क्यों था, अच्छा ये, क्योंकि उसमें तो हिस्ट्री में ये भी नजर आता है कि वो कितनी देर चली है वीडियो। तो फिर मेरा सवाल हमारा होता है, और ये सवाल हमारा डिनर टेबल पे, जो हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो उस पर हमारा ये जो कन्वर्सेशन होती है वो होती है। दूसरा ये कि अगर तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, कहीं मुझे ऐसा लग जाता है कि अगर नहीं, तो मैं उनका टाइम टेबल जो उसका स्क्रीन वाला 2 घंटे था वो 1 घंटे हो जाएगा। वो ना पहले ही पता लग जाता है। एक तरह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। पूछा मैंने सिर्फ इसलिए है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना तो वो हो जाएगी। एक तरह से ब्रेक लेंगे, 1 मिनट जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉलर थे, वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, फिर उसके बाद हमें ब्रेक लेना पड़ेगी, तो इस वजह से कॉल बंद हो गई। हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता कर लें उस वक्त तक। मुझे बताएं नौशीन, जब भी हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं या हम स्कूल के हवाले से बात करते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं अब जी हमें पता है स्कूल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, हमें पता है कि स्कूल जो है वो शायद वो नहीं कर पा रहा जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अब बच्चा सेट हो गया है। क्या बच्चे का सेट हो जाना इस बात की एक तरह से वैलिडेशन है कि वो अब इस एनवायरनमेंट से नहीं निकल सकता या नहीं? अगर पेरेंट्स को ये लग रहा है कि नहीं भाई हमारा बच्चा जो है वो इस एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए, या इस एनवायरनमेंट में वो सब कुछ नहीं सीख रहा जो हम उससे सिखाना चाहते हैं, तो चाहे वो जितना भी सेट है आप उसका स्कूल चेंज कर दें, मे बी वो वहाँ जाके भी सेट हो जाए दोबारा से। ठीक है, अब इसमें ये है कि आपने ये देखना है कि आप क्या चाहते हैं, कि आपका बच्चा लर्निंग किस तरह की लर्निंग आपको चाहिए। ठीक है, अगर वो आपके लेवल पे नहीं आ रहा, आपका बच्चा सेट है, तो आप वहाँ पे देखें कि कौन सी चीज़ें, इज़ ही टेकिंग गुड थिंग्स टू होम, आप वहाँ से क्या सीख के आ रहे हैं। सबसे बड़ी एक जो अचीवमेंट है बच्चे की, वो हैप्पीली स्कूल जाना है। अगर आपका बच्चा खुशी से स्कूल जा रहा है तो ये तो इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मदर के लिए भी है। लेकिन अगर वो वहाँ जाके वो अच्छी चीज़ें नहीं लेके आ रहा, पॉजिटिव थिंग्स नहीं लेकर आ रहा, मे बी उसको कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे हम कह रहे थे नेगेटिविटी भी हमें बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमारे साथ कॉलर है रज़ाक जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैम आपका अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा।
नो इट्स ओके बिकॉज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। ये स्पेशली सारे वालिदैन को देखना चाहिए। माशाल्लाह बच्चों की अर्ली एजुकेशन और इस तरह बहुत ही आपका अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपकी स्पीकर जो हैं नशीन साहबा वो भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में मुझे कोई 2 मेरे क्वेश्चन थे छोटे छोटे, जी जी बताएं। वो मैं मैम नशीन से पूछना चाहूंगा जी जी। कि अगर बच्चा गुस्सा करे या जिद करे तो वालिदैन का रवैया क्या होना चाहिए? ठीक है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि बच्चों में खुद एतमादी बढ़ाने और खौफ कम करने के बेहतरीन तरीके क्या हैं? बहुत अगर शुक्रिया मैम जी। इस पर थोड़ा सा रोशनी डाले तो इट विल बी अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं और यकीनी तौर पे आपने अपने किसी एक्सपीरियंस या इस तरह की चीज़ से पूछे होंगे जिस तरह कि आपके दिल से वो सवालात निकल रहे थे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बच्चा अगर गुस्सा करे तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए हमें? अच्छा, सबसे पहले तो आपको खुद काम रहना है। आप देखें, हम बच्चा कुछ रिएक्ट कर रहा था, उससे ज़्यादा रिएक्ट हम करने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें। पहले बच्चे के इमोशन को देखेंगे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद उसको समझाएं कि ओके टेक अ ब्रेक। आप, मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम बात करते हैं इसके ऊपर। बच्चे को ये हमें बताना है कि ये इमोशन, ये फीलिंग्स, ये बुरी बात नहीं है, इनको हम समझ सकते हैं, इसका कुछ और भी हल हो सकता है। लेट्स सपोज अगर सर्दी का मौसम है और बच्चा आइसक्रीम खाना चाह रहा है और आप उसको नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप उससे बैठ के बात करें और उसे बताएं कि ये खाने का टाइम है और या फिर सर्दी है, अभी हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। लेकिन जब बच्चा गुस्से में हो तब लेक्चर ना दें, क्योंकि जब गुस्से में है, इमोशनली ऑलरेडी वो इस टाइम बहुत कुछ फील कर रहा है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। थोड़ा उसका फोकस डाइवर्ट करें, किसी और तरफ ले जाएं। उसके में भी आप फेवरेट बुक दे सकती हैं, टॉय दे सकती हैं, कुछ और दे सकती हैं। और जब वो उस लेवल पे आ जाए कि आपकी बात सुनना शुरू हो जाए, फिर आप उसको बताएं लव इज़ समथिंग एल्स बट रूल्स आर समथिंग एल्स। अगर आपने एक रूल डिसाइड कर लिया है कि ये मुझे नहीं देना है, तो उस पर कंसिस्टेंट रहें। अगर आज आप दे देंगी और कल नहीं देंगी तो बच्चा कंफ्यूज होगा और वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इस तरह रीडायरेक्ट और किसी भी नहज पे जाके आपको अपना रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन देन अगेन अगर हम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो उस पर ये दिखाया जा रहा होता है कि जब आपकी बात नहीं मानी जा रही थी, इवन इन मैनी ड्रामाज हम ये देखते हैं कि वो दिखाया जा रहा था जब आपकी बात नहीं मानी जा रही थी तो आप अपने कमरे में जाते हैं, ढस करके दरवाज़ा बंद करते हैं, अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। याद है हम लोग अगर कभी गुस्से में, बड़े होके वैसे, छोटे होके नहीं, हम जाके दरवाज़ा बंद करते थे, मेरी मामा पीछे आ जाती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा बंद करने की, मेरा घर है, तुमने इसका दरवाज़ा सोच से क्यों बंद किया है। तो हमें तो वो भी नहीं मिलता था कि हम दरवाजे बंद करते हैं। आप किचन में आ जाए और हम लोग वहीं पे जो है वो अपने दूसरे सवाल की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरी टांग सो गई है। बंद वाली बात आप कर रही हैं। इब्राहिम इस तरह बहुत करता है। इब्राहिम एक्सप्रेस नहीं करता ना ज़्यादा, तो वो ये काम करता है। अच्छा, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मैं से करने देती हूँ। उधर से अंदर से कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं, पता नहीं कौन सी स्टोरियाँ किसको सुना रहा होता है, दीवारों को। जब थोड़ा ठंडा होता है नीचे आता है, फिर मैं से बात करती हूँ। अच्छा नहीं, मैं तो वहाँ पीछे आ जाती थी, तुमने क्यों दरवाज़ा बंद किया, और हम लोग की फिर उसके बाद में हिम्मत भी खत्म हो जाएगी। कहाँ निकालेगा, चलो कोई बात नहीं, दरवाजे तो निकालने बड़े मजबूत दरवाजे, कोई बात नहीं, सह लेंगे। अच्छा, दूसरा जो उनका सवाल था वो भी बड़ा अच्छा था कि बच्चों को जो है किस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों में डील किस तरह से उनके साथ करना है, खुद एतमादी जो है वो उनके अंदर कैसे आएगी। अगर हर चीज़ पे उनको स्नप करते रहेंगे तो तब उनके अंदर तो खुद एतमादी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा उसमें यह है कि आप बच्चों को छोटे छोटे काम खुद करने दें, उनकी जैसे अपनी शर्ट रैप करने दें, पानी खुद भरने दें, छोटी छोटी उनमें खुद एतमादी ऐसे आएगी जब वो अपनी काम खुद करेंगे। आपने उनको खौफ नहीं दिलाना है, उनको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आपकी खुद एतमादी बढ़ती है। आपने देखा होगा, हम बचपन में हम भागते थे, हमारी माँ हमारे पीछे नहीं भागती थी, वो सिर्फ बैठ के कहती थी बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब बच्चा खुद गिरता था और खुद उठता था, बिल्कुल ठीक है। एज लॉन्ग एज कुछ उसको इंजरी नहीं हो रही, कुछ बहुत ज़्यादा मसला नहीं हो रहा, इससे खुद एतमादी आती थी। और अभी हम क्या करते हैं, हम ज़रा सा भी पैम्पर्ड करते हैं, आगे नहीं जाने देते बच्चों को। तो खुद एतमादी बढ़ाएं बच्चे में, उसको बताएं कि नहीं आप ये कर सकते हो, और मोटिवेशन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। ज़ैनब, रेसिपी की तरफ आ जाए। जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे ये सबसे पहले बता दूँ कि ये जो है ना, आप 10 लोगों के लिए रेसिपी बना सकते हैं। मैं ज़ाहिदा आंटी को स्पेशल बता रही हूँ। यहाँ पे आलू जो है मैंने 6 अदद लिए हैं, इनको मैंने क्यूब कटिंग में कट कर लिया है। गाजर मैंने 5 अदद ली है, इसको गोल कटिंग में रखा है। गोभी आप ऐड कर सकते हैं 3 कप, और शिमला मिर्च भी 3 कप मैंने इसमें डाली है। मटर 1 कप ऐड
किया है और प्याज 3 अदद जो है स्लाइस किया हुआ मैंने इसमें डाला है। टमाटर भी स्लाइस किया हुआ 4 अदद इसमें गए हैं। सब्ज़ मिर्च जो है स्लाइस की हुई 6 अदद इसमें जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका और तेल 1/2 कप इसमें जाएगा। अच्छा, इस तरह से है कि कुछ लोग सब्ज़ी में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालते, लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ। और अगर तो आप गोभी डाल रहे हैं तो फिर तो अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। आपने ऑयल के अंदर जो है प्याज, हाँ, प्याज जो है वो आपने ब्राउन नहीं करने, आपने ट्रांसपेरेंट रखने और फिर टमाटर डाल देने हैं। टमाटर भी गोल गोल स्लाइस काटेंगे तो जल्दी गल जाएंगे। हाँ, क्यूब कटिंग में नहीं, गोल गोल करेंगे, पतले काटेंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे। आपने मसाले डालने हैं, जैसे ऑयल अलग हो तो आपने सारी सब्जियां एक साथ डाल देनी है। और फिर थोड़ा सा पानी, अगर तो आपको लगे कि वो चिपकेगा नीचे तो थोड़ा सा पानी डालें और आप इसको दम पे रख दें तो ये रेडी हो जाएगा। और लास्ट में अगर तो सूखी मेथी घर में पड़ी है तो वो आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी करके डाल सकते हैं और उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा, उसका अरोमा भी बहुत अच्छा, एसेंस उसका बड़ा तो इस तरह से ये मिक्स सब्जी बन जाएगी। सब्जी बनाने में जो चीज़ सबसे मुश्किल है वो उसकी कटिंग है। बिल्कुल। अगर वो एक दफ़ा हो गई तो मैं सब्जी जो, और मैं कहती हूँ बड़े ब्लेस्ड हैं वो लोग जिन्हें हुई हवाई मिल जाती है। अच्छा, एक तो जो है वो हम जो बात कर रहे थे खुद एतमादी वाली, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं कि दूसरे ममालिक में हम देखते हैं कि छोटे छोटे घर के काम बच्चों से करवाए जाते हैं, उनके अपने यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं। सेकेंडली ये कि बच्चे आजकल जो है वो खाने पीने के मामले में भी बड़े चूज़ी होते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं खाना है जो आप खा रहे हैं। तो उसके अंदर किस तरह से, मुझे तो वैसे इसके तरीक़ाकार पता लग गया है, लेकिन आप बताएं कि उसके अंदर उनको कैसे इन चीज़ों की तरफ लेके आया जा सकता है। उसमें ये है कि आप हर चीज़ का टाइम होता है। अगर आपने शुरू में नहीं खिलाया तो वो बाद में नहीं खाएंगे। हाँ, नहीं खाएंगे। बिल्कुल, आपने इनिशियल स्टेजेस में ही उनको जो आप खिलाना चाहते हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा ऐड अप करें। उसके साथ उनकी फेवरेट चीज़ जो है उसको थोड़ा सा आप फ्लेवर दे दें। मे बी अगर पोटैटो हैं तो आप उनको बॉइल्ड पोटैटोज़ की फ्राइज़ थोड़ा सा वो करके दे दें ताकि वो उनके लिए ज़्यादा वो अनहेल्दी ना हो। लेकिन जो शुरू से करेंगे वही। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं पहले नहीं खिलाते और बाद में कहते हैं ये सब्जियां नहीं खाते तो वो नहीं खाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। आपने ज़ायदा आंटी की फरमाइश पे, हम सब की फरमाइशें वैसे ज़ैनब पूरी करते हैं, जितने भी लोग सेट पे मौजूद होते हैं वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहते हैं और ज़ैनब जो है उनको भरपूर कोशिश करती हैं कि वो बनाए। तो आज आपने ज़ायदा आंटी की फरमाइश भी पूरी कर दी है, यकीनी तौर पर बहुत सारी आपको दुआएं दी होंगी। बहुत शुक्रिया नौशीन, आपकी आमद का। आप वाकई ही बहुत ज़्यादा पोलाइट है और इसी वजह से आपकी जो बात है उस पर इतना असर है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा आपको जो है वो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे ज़हमत देते रहे बुलाने की। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना, अपने वालिदैन, अपने घर में छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।